हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल पीएससीबी एमिनेंस हब के ऊपर। तो जैसा कि सबको पता होगा, कल पीएससीबी के स्टूडेंट्स का फिजिक्स का एग्जाम है एंड कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। 3 मार्क्स के अंदर आएगा। 99% से भी ज्यादा चांस है या तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर आएगा वेलोसिटी और उसका स्पीड का। स्पीड और वेलोसिटी के आने के ज्यादा चांसेस है, बट मैं दोनों करवाऊंगा आपको। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। मान लीजिए कोई बॉडी है हमारे पास एक डिस्टेंस है ए और बी। ये होगा उसका, अगर यहाँ तक एक बॉडी चली और वापस भी यहाँ पे आई, तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया ना ए से बी और बी से ए, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। जो भी आप एक्चुअल पाथ, जो भी आप घर से लेके अपने स्कूल तक डिस्टेंस कवर कर रहे हो, जो भी आप पाथ फॉलो कर रहे हो, वो जो डिस्टेंस आपने किया ना, उसको आप डिस्टेंस बोलोगे। अगर मान लीजिए आप स्कूल से घर पे आ गए, स्कूल गए और स्कूल से आप घर पे आ रहे हो, तो आपकी डिस्टेंस तो होगा कुछ ना कुछ, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मान लीजिए एक ऑप्शन ले लीजिए ए और बी। अब अगर आप डिस्टेंस की बात करो तो आप पहले ऐसे जाओगे, फिर आप यहाँ पे पहुंचोगे। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट एक ऐसी लाइन खींच दोगे ए और बी के बीच में, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरी बात, डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, बट इसमें मैग्नीट्यूड होता है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में इसकी वो क्या है? डायरेक्शन भी होगी। तो ये क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होगा, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट आपका ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। आप ए से बी गए, तो अब आप बी से ए आ गए, आपकी डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगी जीरो। पर आप इधर गए यहाँ पे सी पॉइंट तक, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब ऐसे डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अब आपने यहाँ ए से बी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा ना, तो ये जीरो कैसे हो जाएगा? वैसे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। क्यों? अगर आप ए पॉइंट से गए और बी पे पहुंचे, बी से ए पे वापस आ गए, तो आप जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे वापस आ गए, जिस कारण आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस। जो आप अपना नेक्स्ट डिफरेंस देखिए तो वो है स्पीड ते वेलोसिटी के अंदर। ਤਾਂ स्पीड की ਹੁੰਦੀ ਹੈ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ स्पीड। ਤੇ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। मतलब रेट ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, डिनोमिनेटर ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिस्प्लेसमेंट ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? डिस्टेंस ਹੋਊਗਾ। वैसे स्पीड का फार्मूला की ਹੁੰਦਾ ਗਾ? डिस्टेंस ओवर टाइम। ओवें वेलोसिटी का फार्मूला की ਹੁੰਦਾ ਗਾ? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ਤੇ स्पीड की एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जब ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ डिस्टेंस, ਤਾਂ डिस्टेंस भी की ਹੁੰਦਾ एक स्केलर क्वांटिटी, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? एक स्केलर क्वांटिटी। ओवें ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ डिस्प्लेसमेंट है ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अपनी डिस्प्लेसमेंट भी की ਹੁੰਦੀ है एक वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कदे भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं कदे जीरो हो सकता, तो अपने को स्पीड तक किवें जीरो हो जू। ओवें डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव तो होगी। क्यों? जो मान लो डिनोमिनेटर में जीरो पुट करता तो नीचे टाइम तो कदे जीरो हो ही नहीं सकता, तो जीरो अपॉन टी ही होगा जीरो। तो एक केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ डिस्प्लेस ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ वेलोसिटी होगी जीरो। उवें जे आप गल करिए नेगेटिव की, जे कई बार कोई डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव अपॉन टाइम भी की हो जाऊगा? नेगेटिव अपने को वेलोसिटी आ जाएगी। हुण आपां वधदे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जे हुण आपां अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए तो वो है अपना बैंकिंग ऑफ रोड। 99% तो ज़्यादा चांसेस है ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਚ ਦਿਸਣ ਦੇ। ਜੇ ਆਇਆ 5 ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਆਊਗਾ, डायरेक्ट ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम ਦੇ बेसिस ਤੇ ਹੋਊਗਾ।
डायग्राम ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ h ਹਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਇਸ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ mg। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ क्योंकि ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन उत्ते पिया है तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी होंदी है। वो की होंदी है, वो भी एक फोर्स होंदी है जो परपेंडिकुलर होंदी है जेड़ा ऑब्जेक्ट इत्ते पिया है। हुण आपां एक इहदे नाल एक कंपोनेंट ड्रा कर दांगे जिन्हों आपां कवांगे r cos थीटा। एक कंपोनेंट ड्रा हो जाऊगा इधर नूं r sin थीटा, क्योंकि इहदे उत्ते एक फ्रिक्शन भी लग रही होगी जिहड़ी कि इस पासे लग रही होगी। ਹੁਣ फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट बन जाएंगे। इधर तो बन जूगी थोड़ी f cos थीटा ते इधर बन जूगी अपनी f sin थीटा। सारे अपने कंपोनेंट्स बन गए ने। हुण बस आपां की करना है, इन्हां कंपोनेंट्स की हेल्प तो डिराइव करांगे। हुण जिहड़ी अपनी r है इधर पहला आपां ऊपर वाली सारी गौर करांगे r cos थीटा ते r sin थीटा। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ r cos ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ f sin ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ mg ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਬੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। mg ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ f sin ਥੀਟਾ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। किदे बराबर आ गया है mg दे। इन्हें इक्वेशन नंबर 1 दे दो। हुण जे गल करिए आपां f दी तो आ वाली साइड देखोगे f sin थीटा, ओ सॉरी r sin थीटा है r sin थीटा प्लस f cos थीटा उधर r सी इथे r उधर ਤੇ f cos थीटा ਇਹ ਦੋਨੋਂ के ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ mv² r। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ f ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ μ r ਦੇ। ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ μ ਤੇ μ r ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ r ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ f ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ f ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ μ r ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ r cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ μ r sin ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ mg। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਬਾਈ 1। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ mg ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ r sin ਥੀਟਾ f cos ਥੀਟਾ। r sin ਥੀਟਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ। f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ μ r ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਬਰਾਬਰ mv² r। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਣਾ mv² ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ r sin ਥੀਟਾ प्लस μ r cos थीटा बराबर mv² r। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ r ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜੂਗਾ sin ਥੀਟਾ प्लस μ cos थीटा डिवाइड सेम ए चो भी तुसी r कॉमन ले लो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा बराबर mg। m दे नाल m कैंसल हो जाऊगा, देन r दे नाल अपना r भी कैंसल हो जाऊगा। हुण अपने को आ इक्वेशन बन गई। इहनूं जे आपां होर सिंपलीफाइड लिखीए तां r sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइड cos थीटा माइनस r नाल r तो अपना कैंसिल हो ही गया सी म्यू sin थीटा बराबर है v²
G upon R। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਕਮ ਆ ਗਈ v² ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ sin θ μ cos θ μ sin θ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ cos θ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ cos θ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ sin θ upon cos θ plus mu cos θ upon cos θ divide cos θ upon cos θ minus mu sin θ upon cos θ। cos θ ਨਾਲ cos θ कैंसिल, आ वाला cos θ ਨਾਲ आ वाला cos θ कैंसिल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ tan θ plus mu 1 minus mu tan θ बराबर है अपना v² upon rg। rg इधर आके की हो जाऊगा मल्टीप्लाई tan θ plus mu upon 1 plus mu tan θ rg आई। ਹੁਣ इधर बराबर है v² ਦੇ v² ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ tan θ plus mu upon 1 plus mu tan θ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਜੋ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਚ ਆਊਗੀ। 99% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅ ਬੋਡੀ ਵੈਨ thrown with same initial velocity with horizontal and allowed to move under the effect of gravity। मतलब ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਾਰਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਡਿੱਗੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਏ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ 3 ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਟ ਦਾ, ਹਾਈਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। 99% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ x ਐਕਸਿਸ, ਆ ਆਪਣੀ y ਐਕਸਿਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ u, ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ mu cos θ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ mu sin θ। ਜੇ y ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ mu cos θ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ mu sin θ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ O A B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ। ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਂਜ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ t, ਇੱਕ ਤਾਂ t ਹੋਊਗੀ O ਤੋਂ A ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ t ਹੈ? O to A ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਸੈਂਟ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ O ਤੋਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ,
ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਆਫ एसेंट। फिर A तो B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੀਸੈਂਟ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ A ਤੋਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਫ एसेंट ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੀਸੈਂਟ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ T ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ T ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ਹੁੰਦਾ कि ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ v u + at। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ v ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੋਊਗੀ y, क्योंकि ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਸੇ ਹੀ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ uy ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ y ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ u sin θ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, क्योंकि आप ऊपर ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ g ਆਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆਹ t ਹੁਣ t ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ t ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ t, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ t ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2t ਬਰਾਬਰ ਹੈ t ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ u sin θ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ u sin θ अपॉन ਇੱਧਰ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ बराबर t ਦੇ। माइनस ना माइनस कैंसल तो t किदे बराबर आ गया u sin θ अपॉन g ਦੇ। पर ए तो अपने को सिर्फ एक t की वैल्यू आई है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਏ ਸੀ 2t ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਆਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਫ एसेंट ਆ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੀਸੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਰ t ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆ ਸੇਮ ਜੋੜ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦੋ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਆ ਜਾਊਗਾ 2u sin θ अपॉन g बराबर t ਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ t ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀ v² - u² ਬਰਾਬਰ 2as। मैं सारी इक्वेशंस y ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। v² यानी कि सब ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ 0 ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਹੋਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ u²। ਹੁਣ y ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ u² ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ u sin θ ਉਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾबर 2, क्योंकि ऑब्जेक्ट की से ऊपर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ फिर तो अपनी g की हो जाएगी नेगेटिव ते s। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ h ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ u ਸਕੁਅਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ u² sin ਸਕੁਅਰ θ 2g ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ h ਦੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਜਮਾ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ g ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਕਿ u² sin ਸਕੁਅਰ θ अपॉन 2g ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਤਰਫ। ਰੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੀਚ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਂਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜੋ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ, y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। क्यों बिकॉज रेंज x एक्सिस हिसाब नाल आऊगी, ਉਹਦਾ वर्टिकल कंपोनेंट ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ y ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਦਾ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ x ਆਪਣਾ x एक्सिस ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਰੇਂਜ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ डिस्टेंस कादे बराबर ਹੁੰਦਾ ਹੈ स्पीड इनटू टाइम
तो रेंज भी किहदे बराबर आ जाऊगी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी। हुण स्पीड स्पीड किहड़ी लवांगे आपां जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी ओनू x एक्सिस दे हिसाब नाल दित्ती गई सी यानी कि ux इनटू टाइम भी की होगा अपना जिहड़ा टाइम आपां नू इहनू लग्गिया सीगा a साइड ते d साइड दोनों नू मिला के ux या जे आपां गल करिए x वाले कंपोनेंट दे हिसाब नाल ओदी वेलोसिटी कितनी आनी u cos थीटा। टाइम दा फार्मूला आपां हुणे ही पीछे कढ के हटे हैं जो कि सीगा 2u sin थीटा अपॉन g। इन्हें मल्टीप्लाई करो तो अपने को की आ रहा है 2u स्क्वायर sin थीटा ते cos थीटा अपॉन g। जेडे 11th के मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्हां नूं तो एक फार्मूला पता होगा जो कि सीगा 2 sin थीटा cos थीटा बराबर हुंदा गा sin 2 थीटा दे। ठीक है जी। हुण इत्थे आ 2 ते आ sin थीटा ते cos थीटा दे तो आही सीधा फार्मूले च कन्वर्ट हो जाऊगा जो कि है sin 2 थीटा u स्क्वायर दा u स्क्वायर i अपॉन g। तो आप कह सकते एक ही आ गया अपने को फाइनल फार्मूला आ गया रेंज कैलकुलेट करन दा। हुण जे सोनो तीनों फार्मूले समझ आए तो तुसी अपने 5 नंबर ते बहुत करीब सीगे ते 5 नंबर पक्के कर लोगे जे प्रोजेक्टाइल दे उत्ते आंदा है। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन आऊगी नाल तीनों फार्मूलेस डिराइव करने आउणगे। एक बार फिर तो इस वीडियो इस क्वेश्चन नू जिथे मैं स्टार्ट किया सी फिर तो देख लो ताकि तुहानू किसी भी टाइप का डाउट ना रहे। हुण आपां बढ़दे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिवें कि आपां नू पता हैगा जिहड़ा फोर्स सेकंड लॉ है वो की कहंदा सी अपना फोर्स काले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे। फोर्स काले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तां कि मैं इहनू ऐ लिख सकदा कुछ नहीं किया जिहड़ा मैं p है उनकी वैल्यू पुट करती जो कि हुंदी हैगी mv। मोमेंटम अपना काले बराबर हुंदा है मास इनटू वेलोसिटी दे। हुण जिवें कि तुहानू सब नू पता होना जिहड़ा v dv अपॉन dt हुंदा है m तो कांस्टेंट है ये तो बाहर निकल जूगा ते जिहड़ा इत्थे बच गया वो की रह गया dv अपॉन dt। हुण dv अपॉन dt की हुंदा गा अपना एक्सेलरेशन दे इक्वल हुंदा गा। आई होप सब नू पता होगा फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एम ए दे। हुण आपां इत्थे कांस्टेंट यूज करांगे जिन्हों आपां k कहांगे तो फोर्स की दे बराबर आ गया m इंटू ए। k की वैल्यू आपां इत्थे 1 पुट करती। हुण मान लो अपना फोर्स की है 0 है आपां लेट कर लेने हैं फोर्स की अपना 0 तां या तो मास 0 होगा या एक्सेलरेशन 0 होगी कि कोई धरती उत्ते कोई भी कोई चीज हो सकती है जिसका मास 0 होवे। निक्की तो निक्की चीज का भी कुछ ना कुछ मास होगा चाहे वो 0.0 कुछ भी हो सकता है पर कोई भी चीज 0 ग्राम की तो नहीं हो सकती। इट मीन्स मास कदे भी 0 नहीं हो सकता तो ऑफ कोर्स अपनी एक्सेलरेशन 0 होगी। हुण आपां फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर जे एक्सेलरेशन 0 पुट करिए तो अपने को की आजू v बराबर u दे या फिर तुसी कह सकते हो अपनी इनिशियल वेलोसिटी बराबर आ गई फाइनल वेलोसिटी दे। हुण तुसी इत्थे एक लाइन लिखोगे फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट इफ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन और इफ इस बॉडी इज इन रेस्ट देन द बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट। मतलब क्यों क्योंकि जो इनिशियल ते फाइनल वेलोसिटी बराबर है तो ਇਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ है जे बॉडी मोशन के अंदर है तो मोशन के अंदर ही रहूगी जे बॉडी रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट के अंदर ही रहूगी। ये गल ये ਆਪਾਂ कह सकते सेकंड लॉ तो ਆਪਾਂ की प्रूव करता अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही कहता सी जे बॉडी मोशन के अंदर तो मोशन के अंदर रहूगी जे रेस्ट के अंदर तो रेस्ट के अंदर ही रहूगी। हुण ਆਪਾਂ प्रूव करते अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हुण आपको सेकंड लॉ पता है वो की कह रहा सी अपना फोर्स कादे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा है मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इनो पर एफ ए कहता एवं ही अपना सेकंड की क्या दूंगा फोर्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt इनो आप बी ए कहता तो ये बी सी इनो इक्वेशन नंबर 1 कह दो इनो इक्वेशन नंबर 2 कह दो ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस नू तो अपने को की आ रहा है एफ ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से आप कांस्टेंट यूज कर दें के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एफ ए प्लस एफ बी बराबर है एफ डी पी ए
प्लस dp dth प्लस dp b अपॉन dt। हुण इन्हां विच आपां dp अपॉन dt कॉमन कढ लईए, दोनां च कॉमन कढ लो। हुण fa प्लस fb बराबर d अपॉन dt। d अपॉन dt मैं दोनों च कॉमन कट लिया, की बच गया pa प्लस pb। ये तो अपना जीरो हो जाऊगा, क्यों जी? ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कहता सी अपना इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। आपका इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, क्यों किमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दे मोमेंटम के थ्रू। हुण मान लो एक बराबर है एक दे, तो एक माइनस एक की होंदा है जीरो। उवें जे pa बराबर है pb दे, तो pa माइनस pb की हो जाता होंदागा, जो आप इधर लियावांगे तो जीरो हो जाऊगा। आ तो अपना सारा जीरो हो जाऊगा। हुण fa प्लस fb बराबर है d अपॉन dt दे, आ तो सारी इक्वेशन ही जीरो हो जाऊगी, है ना जी। हुण fa प्लस fb बराबर है जीरो दे, fb उधर ले जाओ, इधर प्लस दे, तो fa बराबर माइनस दा fb। आही तो गल कह रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कहता है ऑपोजिट एवरी ऑपोजिट एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट सॉरी। हुण आप fb जो आप उधर ले जाइए, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाके हो जाऊगा माइनस दा fb। यही तो गल अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मतलब हर एक एक्शन फोर्स दा ऑपोजिट तो इक्वल ही रिएक्शन फोर्स हुंदा है, दोनों बराबर तो है ही है। ऑपोजिट किवें माइनस दा साइन है इत्थे, तब इसकी हेल्प तो आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी प्रूव कर लिया। 5 नंबर या 3 नंबर आऊगा, 99% तो भी ज्यादा ये चांस है। हुण आपां वधदे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हुण आपां जे एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए तो ये बोलिया गया है कैलकुलेट डायमेंशन फॉर्मूलाज। 100% ये सोनू एग्जाम के अंदर देखने को मिलूगा। हाँ जी 100% MCQ के अंदर मिलूगा, या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 डायमेंशन फॉर्मूला दसो। 7 इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने रख रहा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 99% तो भी ज्यादा ये इसनू देखने के चांसेस है PSCB के पेपर के अंदर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुंदा की है, ये डायरेक्ट नहीं फाइंड हुंदा, एक्चुअल दे विच रिलेशन के नाल ही फाइंड हुंदा है। अपने को एक रिलेशन होता है जो आप 9th क्लास में पढ़े है, फोर्स बराबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास 1 इनटू मास 2 अपॉन r²। हुण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नु बस एक साइड रख लो, बाकी सारा कुछ एक पासे रख लो, तो ये आ जाएगा f इनटू r² अपॉन m1 इनटू m2। g बराबर हुण फोर्स दे डायमेंशनल फार्मूला होंदा है m1 l1 t-2 इनटू l² अपॉन मास का हो गया m² m1 इनटू m2 m1 आ एक m1 और एक m1 कैंसिल, आह l1 इधर मल्टीप्लाई हो जाऊगा, तो अपने को t आ जाऊगा m-1 l³ ते t-2। तो ये अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला है। इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है। आई आप एक होर इंपॉर्टेंट करिए तो ये फोर्स होंदा है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये क्या आ जाऊगा m1 l1 t-2। कैलकुलेट करके तुम देख सकते हो। टॉर्क होंदा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाऊगा m1 l2 t-2। आई एनर्जी ते वर्क दे भी सेम होंदे ने m1 l2 t-2। ते हुण जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए डेंसिटी होंदा है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि m1 l-3। आई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होंदी है सिंपल वेलोसिटी जो कि होंदी है l1 t-2। प्रेशर होंदा है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये क्या आ जाऊगा m1 l1 t-2 अपॉन l1 इनटू l1। आई l1 और l1 कैंसिल, तो m1 l-1 t-2। आई होप सोनू आज की वीडियो के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। हुण कल वाली वीडियो ते आ वीडियो दोनों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुसीं एक बार बैठ के आराम नाल लिखने हैं, क्योंकि पेपर के अंदर आने के 99% तो भी ज़्यादा चांसेस है इन्होंने क्वेश्चन के। जे तुसीं 70 चों 70 लेने हैं फिजिक्स के अंदर, तो इन्होंने क्वेश्चनों की फिर तो प्रैक्टिस करनी है सब ने। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।